यूपी में लगातार 24 की लड़ाई है और इसका असर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आर पार के दौरान भी नजर आया। नमस्कार, मैं पूजा मोहन पांडे आप तमाम लोगों का इस खास पेशकश में स्वागत करती हूं। विधानसभा का मानसून सत्र 7 तारीख से इसका आगाज हुआ। आगाज के साथ ही अंजाम तय था कि 24 तक जाएगी जो बात यहां से उठेगी। योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी, अखिलेश यादव ने निशाना साधा तो योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा, जो चांदी के चम्मच को मुंह में रखकर पैदा हुआ हो वो क्या समझेगा गरीब की प्रताड़ना को, गरीब की पीड़ा को। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी पुरजोर निशाना साधा, कहा आप सफारी नहीं संभाल पाते, आप विकास नहीं कर पाते, आप सांडों को तो संभाल लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा और सेंध मारने की पुरजोर कोशिश उनकी नजर आई। उन्होंने भतीजे पर तो वार किया लेकिन चाचा से प्यार का इजहार किया। तो चांदी के चम्मच से लेकर चाचा से प्यार के इजहार तक की कहानी आज आपको न्यूज इंडिया दिखाएगा। और सबसे पहले बात चांदी के चम्मच की। सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पे एक बहुत अच्छी बात कही थी। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समरथ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा, योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया, आपने देखा। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, आड़े हाथों लिया उन्होंने अखिलेश यादव को और प्यार जताया शिवपाल यादव से। यानी कि भतीजे से जरूर तकरार दिखाई है लेकिन चाचा से प्यार जताया है। और इजहार मोहब्बत किस तरह से की है सिंपैथी में, देखिए। अपनी विफलता को छुपाने के लिए कुछ पेपर की कटिंग थी। लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं। और
इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। ये तो दोनों की तो मित्रता है ही। तो आज विधानसभा मानसून सत्र का था आखिरी दिन और आखिरी दिन जमकर निशाना साधा योगी आदित्यनाथ ने। यहां पर बिसात बिछी 2024 के लिए, क्योंकि कहना ये मुश्किल नहीं होगा या फिर इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि जिसको हो 24 के आंकड़ों से प्यार वो चाचा शिवपाल से कैसे करे इनकार। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विवेक तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है। विवेक जी, देखिए योगी आदित्यनाथ के अलग तेवर नजर आए और ये तेवर कोई नए नहीं है। मुझे याद है उपचुनाव जिस दौरान चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, शिवपाल यादव से उस दौरान भी प्यार दिखा रहे थे योगी आदित्यनाथ, और उस दौरान विधान परिषद के चुनावों के दौरान भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे शिवपाल सिंह। जी हाँ, शिवपाल सिंह थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के बाकी विधायकों से उनका व्यवहार और आचरण सदन में कुछ अलग होता है। इस बात को लेकर के आज मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ भी की। पिछला जो सेशन था, जो पिछला विधानसभा का सत्र था, इसके पहले वाला, उसमें कई बार ऐसा भी हुआ कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कुछ मसलों पर वॉकआउट कर दिया, लेकिन शिवपाल यादव सदन में बैठे रहे, बाकायदा उन्होंने पूरी चर्चा को सुना। आज मुख्यमंत्री ने आज इसकी तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि शिवपाल जी ऐसे नेता हैं जो इनके पार्टी के विधायक के वॉकआउट करने के बावजूद उस सदन में बैठकर चर्चा को सुनते हैं, उसको वक्त देते हैं। तो इस बात को लेकर उन्होंने शिवपाल यादव की तारीफ भी की, उनसे सहानुभूति भी जताई, ये कहते हुए कि आपके साथ अन्याय हुआ है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जो केमिस्ट्री है वो यदा कदा सामने आती रहती है। आज का जहाँ तक सवाल है तो तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट, सवा घंटे के आसपास अखिलेश यादव ने अपना भाषण दिया और पौने 2 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। सदन बस अब से थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। वहाँ पर जो अध्यक्ष है विधानसभा के, उनका संबोधन चल रहा है, उसके बाद आज सत्रावसान हो जाएगा। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को ये कहकर छेड़ा कि आप तो गोरखपुर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, वहाँ जल जमाव है, बारिश हो रही है और वहाँ पर लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। ये भी कहा कि 2022 में कहा गया था कि किसानों की आयु दोगुनी हो जाएगी, वो दोगुनी आय का क्या हुआ। तीसरा मसला उन्होंने कांवड़ियों और ताजिएदारों को लेकर के उठाया, जो हाल में ही घटना हुई थी जिसमें कांवड़िए की मौत हो गई थी हाई वोल्टेज कनेक्शन के संपर्क में आने से, और ताजिएदारों के भी इसमें मौत हो गई थी। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि हम नफरत नहीं करते हैं, आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया इन परिवारों को देना चाहिए अगर आप उन पर पुष्प वर्षा करते हैं, और अगर सरकारी लापरवाही के वजह से हादसा होता है, उनकी डेथ होती है, तो उनको आपको मुआवजा देना चाहिए। तो ये कुछ मूल विषय थे जो अखिलेश यादव ने उठाए। मैं 24 के आंकड़े को समझने के लिए 19 के आंकड़ों का जिक्र करती हूँ आपसे। 19 में 62 सीटों के साथ बीजेपी आती है और महज 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट जाती है। इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता कि शिवपाल के मैजिक को बीजेपी समझती भी है, जानती भी है। क्या यही वजह है कि शिवपाल यादव पर बार बार निशाना साधा जाता है, बीजेपी की तरफ से एक तरीके से उनको सिंपैथी जॉनर दिया जाता है? बिल्कुल, इसके पीछे की रणनीति ये भी है। ये बात सही है कि शिवपाल को वो दर्जा नहीं मिला समाजवादी पार्टी में जिसको डिजर्व करते थे। उनको प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जरूर बनाया गया है, लेकिन उनके बहुत से सहयोगी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। इसमें मुलायम सिंह यादव के समधी भी हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे और शिवपाल खेमे के आदमी थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं शिवपाल के समर्थक, जो जब उन्होंने पार्टी बनाई थी उनके साथ थे, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं मिली है। तो ये दर्द शिवपाल को है, ये सभी जानते हैं, और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल के साथ सिंपैथी जताकर उनको उनकी ही पार्टी में असहज कर देने की भी एक रणनीति है, ताकि कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। शिवपाल यादव की ताकत के बारे में जानते हैं, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और मैनपुरी का जो इलेक्शन समाजवादी पार्टी ने जीता था उसमें शिवपाल की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसको अखिलेश यादव ने भी स्वीकार किया था। तो एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहती है कि शिवपाल को कुछ ऐसी स्थिति में लाया जाए जहां से थोड़ी सी असहज स्थिति उनके लिए पार्टी में पैदा हो, और फिर देखा जाए अखिलेश यादव का रिएक्शन क्या होता है। यह जब कुछ सब कुछ हो रहा था, शिवपाल यादव की तारीफ मुख्यमंत्री कर रहे थे, तो अखिलेश यादव वहीं बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं इन सब चीजों को लेकर के। 2-3 बार ऐसी हुई बीच बीच में जिसमें शिवपाल यादव का उल्लेख मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन अखिलेश यादव इस पर नहीं बोले। एक बार जरूर उन्होंने इस बात को कमेंट किया कि आप जी, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। 24 की जब हम बात कर रहे हैं, जसवंत नगर से डिंपल यादव को ताबड़तोड़ वहां से वोटिंग हुई, उनको मतदान मिला, ये सभी जानते हैं।
और जसवंत नगर ही एक ऐसी जगह थी जहां की वोटिंग की वजह से शिवपाल सिंह का कद भी समाजवादी पार्टी के अंदर बढ़ा। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव धरातल उनको पता नहीं है, ग्राउंड पर वो एक्टिव रहना नहीं जानते, तो क्या समाजवादी पार्टी की अभी भी सिचुएशन वैसी ही है? क्या पक्ष की तरफ से निशाना साधने के बाद सपा की आंखें कुछ हद तक खुल पाएंगी? देखिए, ज़मीन पर बहुत अधिक तैयारी 24 के लिए फिलहाल समाजवादी पार्टी की नहीं लग रही है जैसी कि होनी चाहिए। उनके पास एक ही काम है कि वो संगठन को मजबूत करें और जनता के बीच में रहें, तो वैसा कुछ अभी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। शिवपाल यादव को ज़रूर इधर उधर दौड़ाया जा रहा है, वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनकी एक्टिविटी से शायद आजमगढ़ में वो समाजवादी पार्टी को लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे उनके प्रत्याशी के तौर पर। अखिलेश यादव ने अपने लिए कन्नौज की सीट रख रखी है। तो बहरहाल शिवपाल यादव का इस्तेमाल वो भरपूर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि शिवपाल के समर्थकों को उनको समाजवादी पार्टी में जगह देनी पड़ेगी, जो अभी तक नहीं दी गई है। और इसी वजह से ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि शिवपाल यादव का इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल, और यही वजह है शायद कि योगी आदित्यनाथ इस कमजोर कड़ी को पहचानते हैं और बार बार कमजोर कड़ी पर हैमर भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा, तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत विकास किया गया, लेकिन कुछ कड़ियां हैं जो छूट गई हैं। उन कड़ियों में सबसे बड़ी बात लॉयन सफारी की है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो स्थापित कर दिया था, आप उसको बचा भी नहीं पाए। जंगल सफारी तो छोड़ दीजिए साहब, आप सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, उनकी एक सफारी बना लीजिए। इस दौरान किस तरीके की बहस हुई, देखिए। बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लंबी सूची है और यहाँ जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि उनके जिले में सांड से कोई गाड़ी न टकराई हो और सांड से किसी की जान न गई हो। सोचिए, गाजीपुर, ये हालत उत्तर प्रदेश की। आप सपना दिखा रहे इन्वेस्टमेंट मीट का, अंग्रेजी अखबार में आप $1 ट्रिलियन की इंटरव्यू दे रहे हैं आप, और सांड सवाले नहीं जा रहे आपसे, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओगे आप? कोई जिला नहीं बचा जहां पर जान। क्या मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से मांग कर सकता हूं कि पिछली बार भी मैंने सूची दी थी, कोई मदद नहीं की इन परिवारों की। तो नेता विरोधी दल, उसके साथ पाड़ी शब्द भी जुड़ता है, पशुपालन भी उसका पार्ट है, और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने विकास मॉडल को लेकर के भी निशाना साधा। उन्होंने कहा आपने किया क्या है, समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे उनको आगे बढ़ाया और उन पर लेबलिंग कर दी। तो योगी आदित्यनाथ ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारे ही समय में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है और भी पराकाष्ठाएं स्थापित हुई। सुनिए। हमारे नेता सदन कहते हैं सेक्टर्स इन विच यूपी इज करेंटली डूइंग वेल। तो पूछा गया है कि कौन से सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा है। जवाब मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, एयर एंड वाटरवेज। अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल पिछली बार किए गए थे, एक सवाल का जवाब नहीं मिला। कम से कम नेता सदन ये बताएंगे कि जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ये वाटरवेज कहां चल रहा है, वाटरवेज में कहां व्यवस्था बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वाटरवेज कहां है आपके पास। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? फ्रेट कॉरिडोर। अगर ये फ्रेट कॉरिडोर आपने बनाया होता नेता सदन, तो ये गोरखपुर होके क्यों नहीं जा रहा है? ये गोरखपुर होके भी जाता। और फिर जितना पुरानी सरकारों का काम था फ्रेट कॉरिडोर का, वही चल रहा है, कोई नया फ्रेट कॉरिडोर नहीं हुआ है। नेता विरोधी दल इन गरीबों की बात कर रहे थे। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। नब्बे फीसदी जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। आज आप जाइए कुशीनगर में, महाराजगंज में, देवरिया में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, संत कबीर नगर में, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर सहारनपुर तक आप चले जाइए, इंसेफ्लाइटिस समाप्त, घोषणा होनी बाकी है। क्या कर रहे थे लोग? यानी इन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, आज नेता विरोधी दल आज सरकारी हॉस्पिटल में मरीज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको दवा मिल रही है, उसे डॉक्टर मिल रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने इस दौरान $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं निवेश आया है प्रदेश के अंदर, लेकिन ये निवेश लगा कहां किसी को पता नहीं। कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है? बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है? जब इस इंटरव्यू को मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि इसमें बोला कम गया है। तो 24 की बिसात जो है वो विधानसभा से बिछनी शुरू हो गई और यहां पर एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया गया, लेकिन 24 की वास्तविक तैयारी क्या है, इससे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।